हेलो डियर फ्रेंड, जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे, शेर और शेरनियां। प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को आज मैं बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो आज का पेपर होने वाला है वो बहुत ही एक्चुअल लेवल का पेपर होने वाला है। ये 6th पेपर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। व्हाट इज द एक्चुअल लेवल ऑफ एयर फोर्स इंग्लिश और बोथ इनटेक एक्सेंट बाय ग्रुप, वो पेपर मैं आज लेकर आया हूँ। ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश मॉक टेस्ट सीरीज और इनटेक सेकंड 2027 की सीरीज में ये पेपर छठवां होने वाला है। याद रखिएगा, पेपर से पहले 2-3 दिन पहले हम 50 पेपर खत्म कर चुके होंगे और ये इसी सीरीज का छठवां पेपर है। प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए, बिना देरी के सीधे मैं पेपर पर चल रहा हूं। और आपको एक बात याद रखनी है, इसकी पीडीएफ प्लीज, इसकी पीपीटी शेयर कर देना। इसकी पीडीएफ कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्यारे बच्चे ध्यान से सुन, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स बताना है प्यारे बच्चे। सिनोनिम्स का मतलब है समानार्थी, सेम वर्ड का मतलब हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर समानार्थी वर्ड ढूंढना है, सिनोनिम्स ढूंढना है। ये वर्ड प्रोवोक, प्रोवोक एक वर्ब है प्यारे बच्चे। प्रोवोक क्या है? प्रोवोक एक वर्ब है और प्रोवोक का मतलब होता है किसी को, एक तरह से आप कह सकते हैं एक्साइट करना, किसी को गुस्सा दिलाना। ये भी कह सकते हैं टू बी एंगर, टू बी एंगर, ANGER। आप ये भी कह सकते हैं टू स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट, किसी को स्टिमुलेट करना, किसी को गुस्से में लाना और जिसका कोई रीजन ना हो, मतलब डिलाइबरेटली, जानबूझकर किसी पर गुस्सा करना। टू बी एंगर, एक्साइट होना, स्टिमुलेट होना, अर्ज करना, ये इसके बहुत सारे मीनिंग है। अर्ज का मतलब होता है आपने किसी से अर्ज किया और वो बहुत ज्यादा एंग्री वे में किया, तो प्रोवोक का सेम मीनिंग है और प्रोवोक का सिनोनिम्स पूछा गया है। ऑल्टर किसे कहते हैं? ऑल्टर का मतलब है जिस चीज को दैट कैन बी चेंज या टू चेंज, किसी को बदलना, टू चेंज करना, मॉडिफाई करना। ऑल्टर मतलब जो मॉडिफाई हो जाए, टू मॉडिफाई करना, जिसमें परिवर्तन किया जा सके। दैट कैन बी ऑल्टर्ड, दैट कैन बी चेंज्ड और चेंजेबल। ऑल्टर का मतलब है चेंजेबल, जिसको बदला जा सके, चेंजेबल। समझ में आ गया? हाँ, ये हो गया ऑल्टर। मीनिंग इसका होगा नहीं समानार्थी। उसके बाद करते हैं इंसाइट। इंसाइट का मतलब भी सेम मीनिंग है जो प्रोवोक का होता है, यही इसका आंसर होगा। इंसाइट का मतलब किसी को एक्साइट करना, किसी को उकसाना, किसी को टू बी इन एंगर और टू बी एंगर गुस्सा होना, टू स्टिमुलेट करना, अर्ज करना, ये सारे मीनिंग हैं इंसाइट के। प्रोवोक का सही आंसर इंसाइट है। अपैरल किसे कहते हैं? लिख लेना, अपैरल का मतलब यहाँ क्लोथिंग के लिए यूज किया जाता है, CLOTHINGS। क्लोथिंग के सेंस में यूज किया जाता है अपैरल। जो भी आपके कपड़े होते हैं, क्लोथिंग होती है, उसके लिए, गारमेंट के लिए अपैरल वर्ड यूज किया जाता है। ये आंसर नहीं होगा। अपैरल का मीनिंग जरूर लिखिएगा, क्लोथिंग हो गया और या फिर गारमेंट हो गया, GARMENT, गारमेंट्स हो गया। बार्टर किसे कहते हैं? बहुत प्यारा वर्ड है, वर्ब है। बार्टर का मीनिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, बार्टर का मीनिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और बार्टर का मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। चीजों को बदलना, टू एक्सचेंज, आदान प्रदान करना, टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विसेज को एक्सचेंज करना, आपस में अदला बदली करना, लेकिन बिना पैसे, विदाउट गिविंग और टेकिंग मनी। याद रखना, इसमें पैसा नहीं दिया जाता, विदाउट यूजिंग मनी, मनी यूज नहीं किया जाता, बस एक चीज का अदला बदली करी जाती है बार्टर में किसी दूसरी चीज से। आप मुझे ये दे दो, मैं आपको ये दे दूंगा, इसी को बार्टर कहा जाता है। एक्सचेंज करना, टू एक्सचेंज द थिंग्स विदाउट यूजिंग द मनी। तो बार्टर भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए सही आंसर प्रोवोक का क्या हुआ? इंसाइट इज द राइट आंसर, 100%। पहले का सही आंसर। आप स्क्रीन रोक करके क्वेश्चनों को आंसर बता सकते हो और आपका कौन सा सही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आई ऑलवेज बुक माई सीट इन एडवांस। यहाँ एक वर्ड बुक आया है और दूसरा एक सेंटेंस दिया गया, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। और ये पूछा गया है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है जो दो वर्ड आए हुए हैं। दो सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें एक सिमिलर वर्ड है बुक, जो दो अलग अलग पोजीशन पर आया हुआ है। इसके पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है कि ये यहाँ पर बुक क्या है और यहाँ पर बुक क्या है। देखो ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के बाद आने वाला कोई भी वर्ड हमेशा वर्ब के रूप में आता है। सब्जेक्ट के बाद आने वाला ऑलवेज एक एडवर्ब है, नहीं पता हो तो लिख लेना, ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है।
शायद यदि आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई काम कितनी बार हो रहा है। आई ऑलवेज, अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद आने वाला कोई भी वर्ब होगा तो वो कोई भी वर्ड होगा तो वो वर्ब की तरह यूज करें। मैं अपनी सीट पहले से बुक कर लेता हूं, बुक कर लेता हूं, या बुक क्या हो गया इस सेंटेंस में, बुक प्यारे बच्चे एक वर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब का काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। अगले सेंटेंस में देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक रखी है। किसी भी आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल के बाद आने वाला कोई भी वर्ड या तो नाउन या प्रोनाउन होगा, जनरली नाउन का यूज किया जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गई, आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड यहाँ पर बुक। किताब की बात की जा रही है, किताब क्या है, किताब एक नाउन है, किताब क्या है, एक नाउन है। बुक की बात की जा रही है जो टेबल पर रखी है। तो पहले सेंटेंस में जो बुक है वो वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में जो बुक है वो एक नाउन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100% बी इज द राइट आंसर, 100% बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को? ये अच्छा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। आई रीच द कॉलेज बिफोर द प्रिंसिपल केम। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी कभी दो घटनाएं, टू इंसिडेंट, INCIDENT, जब भी कोई दो घटनाएं पास्ट में घटित होंगे, याद रखना पास्ट में, जब भी कोई व्हेन टू इंसिडेंट्स अकर इन पास्ट वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी, मतलब पहली कोई घटना है जो फर्स्ट एक्शन है, जो पहली घटना है, जब दो घटनाएं पास्ट में होंगी वन आफ्टर द अदर, तो जो पहली घटना है, पहली घटना मतलब जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है पहली घटना है। ध्यान रखना, यहाँ दो काम हो रहे हैं। मैं कॉलेज पहुंच गया और प्रिंसिपल के आने से पहले ही, तो पहला काम कौन सा हुआ, कॉलेज पहुंचना। तो पहली घटना जो बनेगी वो होगी पास्ट परफेक्ट में प्यारे बच्चे, और जो काम बाद में हुआ है, जो सेकंड एक्शन है, वो कहां पर होगा, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये बहुत जरूरी, समझो दोबारा से। व्हेन टू इंसिडेंट और टू एक्शंस हैपेंड और अकर इन past one after the other, then always first action would be considered in past perfect to show the completeness, and the remaining action or the second action would be considered in the past indefinite to show the incident has happened in past। मैं कॉलेज पहुंच गया हूं, ये घटना पहले हुई है, प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल के आने से पहले मैं कॉलेज पहुंच गया था, कॉलेज का पहुंचना ये पहले हुआ है, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में ऑलरेडी है। बिल्कुल सही है, जब दो घटनाएं ऐसी होंगी तो पहला काम पास्ट परफेक्ट में, दूसरा काम पास्ट इंडेफिनिट में, और इसलिए सही आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, एक वर्ड दिया गया कॉन्ट्रेरी, इसका अपोजिट बताना है। कॉन्ट्रेरी का अपोजिट ही क्या होता है, आपने सुना होगा हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मीनिंग ही होता है, लिख लो, अपोजिट, APPOSITE, अपोजिट इन मीनिंग। इसका अर्थ ही होता है किसी चीज का अपोजिट। कॉन्ट्रेरी का मतलब ही क्या होता है प्यारे बच्चे, अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन डायरेक्शन, कुछ भी कह लीजिए, कोई चीज जो बिल्कुल ठीक अपोजिट हो, उल्टा हो, अपोजिट इन नेचर हो, ठीक है, अपोजिट इन नेचर, और आप लिख लीजिए अपोजिट इन डायरेक्शन, उसको कॉन्ट्रेरी कहा जाता है। अब इसका अपोजिट बताना है, अपोजिट, कॉन्ट्रेरी का अपोजिट बताना है, तो कॉन्ट्रेरी माने हो गया किसी चीज का अपोजिट होना, तो कॉन्ट्रेरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज का डिससिमिलर क्यों नहीं होगा, सिमिलर माने एक समान, डिससिमिलर माने नॉट अलाइक, एक जैसा ना होना, ये इसका अलग अलग हो गई चीजें, ये इसका आंसर उल्टा पूछा गया। कॉन्ट्रेरी माने अपोजिट, तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, डिससिमिलर आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर फिर बताइए भाई क्या होगा, आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। कॉन्ट्रेरी का मतलब अपोजिट होना, सिमिलर माने क्या है, समान होना, ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। सिमिलर किसे कहते हैं, एक जैसा होना, समान होना, समान विचार होना, कॉन्ट्रेरी माने अपोजिट होना, बिल्कुल उल्टा होना, एक दूसरे का ठीक उल्टा होना। प्लेकेट किसे कहते हैं, सैंग्विन का मतलब होता है, याद रखिएगा, उस समय पर भी पॉजिटिव रहना, उस समय पर भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक, OPTIMISTIC, ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव रहना जब आपके पास बुरा समय था, एट द डिफिकल्ट सिचुएशन।
बुरा समय जब आपका आया हो, बहुत सब लोग जहाँ बहुत परेशान और नेगेटिव हो रहे हों, फिर भी आपने खुद को ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव बनाए रखा है, उस व्यक्ति को या ऐसी नेचर को, ऐसे स्वभाव को सैंग्विन कहा जाता है। सैंग्विन, SANGUIN, टू बी ऑप्टिमिस्टिक और टू बी पॉजिटिव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और इन अ सिचुएशन वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजंस। तो सैंग्विन आंसर नहीं होगा। प्लेकेट का मतलब होता है भाई किसी को होस्टाइल करना, टू मेक समवन लेस एंग्री और होस्टाइल। प्लेकेट का मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। ये आंसर क्यों नहीं होगा, ये आंसर क्यों नहीं होगा बताओ भाई। प्लेकेट मतलब होता है किसी को टू मेक समवन, टू मेक समवन, किसी को शांत कर रहे हो आप, टू मेक समवन लेस एंग्री, लेस एंग्री और होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। टू मेक समवन किसी को लेस एंग्री, शांत कराना, प्लेकेट करना। तो ये आंसर नहीं होगा। कॉन्ट्रेरी माने हो गया बिल्कुल अपोजिट चीजें, अपोजिट विचार, अपोजिट चीजें, अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन सिमिलर हो गया समान, किसी चीज का समान होना, इसलिए सी इज द राइट आंसर। यहां तक कोई डाउट किसी को? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, करेक्ट आर्टिकल बताना है भाई। बहुत सिंपल सी बात की जा रही है कि सर करेक्ट आर्टिकल क्या होगा बताइए। वीक क्या है? वीक एक एडजेक्टिव है, यहां से पहले लगाना है। स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, मतलब मजबूत। नोबल क्या है? नोबल भी एक एडजेक्टिव है। और विग्ड क्या है? विग्ड माने दुष्ट, ये भी एक एडजेक्टिव है। इनसे पहले आर्टिकल हो, आर्टिकल से पहले आर्टिकल तो आता नहीं है। एडजेक्टिव से पहले, नाउन से पहले आर्टिकल लगाए जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? अर्थ क्या है? कमजोर या ताकतवर, अच्छे या फिर बुरे, दुष्ट, सभी का एक जैसा अंत होना है, मतलब सबको मरना पड़ेगा। सबका समय आना है, सबको मरना है। तो अब क्या किया जाए भाई? ये एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट है। एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम कभी कर नहीं सकता, लेकिन इसे सब्जेक्ट बनाना है। द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग, याद रखना। जब किसी एडजेक्टिव से पहले प्यारे बच्चे हम द का यूज करते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं रहता, फिर वो प्लूरल, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता। प्लूरल कॉमन नाउन जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जो पूरी प्रजाति को डिनोट करता है, जो पूरे होल, जो भी उनकी होल मतलब एक स्ट्रक्चर है, होल फैमिली या होल फिर जो कास्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझ में आया? वीक एक एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, नोबल एक एडजेक्टिव है और विक्ड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो सर क्या करें? तो भैया इस एडजेक्टिव को कमजोर, सारे कमजोर लोगों को दिखाने के लिए, सारे कमजोर लोगों को दिखाने के लिए आर्टिकल द लगाने से ये एक नाउन बन गया। द वीक का मतलब हो गया कमजोर लोग, सारे दुनिया में जितने भी कमजोर हैं, जितने भी ताकतवर हैं, जितने भी अच्छे या बुरे लोग हैं, सबका एक जैसा अंत होना है। तो किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगाने से वो प्लूरल कॉमन नाउन बनता है, जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। और इसलिए चारों आर्टिकल क्या आएंगे? 100% दादा का यूज होगा। 100% सी इज द राइट आंसर। 100% सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को? ये तो बहुत आसान है। माउस का प्लूरल पूछा गया, बताओ, बचपन से पढ़ रहे हैं। माउस में ओयू जो होता है वो चेंज हो जाता है आई में, यही इसका प्लूरल माइस होता है। कुछ नाउन के प्लूरल बनाने में एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि बीच वाले जो बीच वाला जो वॉवेल्स हैं उनको चेंज कर दिया जाता है, और इसलिए माउस का प्लूरल क्या हो गया प्यारे बच्चे? माइस हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैसिव बताइए, लव योर नेबर्स, अपने जो भी पड़ोसी जहां भी हों उन्हें हमेशा प्यार से रहो या उनके साथ प्यार से रहो। देखो, ये एक सलाह नहीं है, ये एक मोरल सजेशन। प्यारे बच्चे क्या है ये एक मोरल सजेशन है। मतलब ये नैतिक बात है, जिम्मेदारी है, ये समझदारी है कि जहां भी रहो आप अपने पड़ोसियों से हमेशा प्यार से रहो, क्योंकि जिंदगी भर आपको उनके साथ रहना है। तो लव योर नेबर्स। जब भी किसी सेंटेंस में, ये इंपरेटिव सेंटेंस और दुनिया का कोई भी वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। बहुत बड़ी बात मैं कह, अब इंपरेटिव सेंटेंस में भी यदि मोरल सजेशन आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसका मोरल सजेशन में हम करते हैं ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। मोरल सजेशन के लिए हम शुड बी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। शायद कभी सुना हो आपने। जब भी किसी इंपरेटिव वाक्य में मोरल सजेशन दिखाया जाए तो उसका पैसिव सेंस में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शंस यही हैं। इसलिए योर नेवर क्या हो गया? जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया गया। सभी वाक्यों में
और सब्जेक्ट है। रिक्वेस्ट नहीं की गई है, प्लीज नहीं लगाई गई, इसलिए हट जाएगा। ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा डी का। दो ऑप्शन हो सकते हैं और भी। योर नेवर, ये आर आ रहा है, आर नहीं आएगा। मोरल सजेशन के लिए हमेशा शुड भी लगाया जाता है, इसलिए योर नेवर शुड बी लव्ड। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बन गया, शुड बी मोरल सजेशन के लिए आ गया, लव्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म। आंसर क्या हुआ भाई, फटाफट बताओ। 7 का सही आंसर क्या हुआ, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक ही वर्ड है जो 4 बार लिखा गया, बस उसकी करेक्टली स्पेलिंग बतानी है। वैक्यूम माने क्या होता है, VACWM, वैक्यूम। एयरलेस, जहां हवा नहीं है, निर्वात। निर्वात मतलब नि माने नहीं, वात माने हवा, जहां हवा नहीं होगी वैक्यूम। वैक्यूम की सही स्पेलिंग VACWM, ए इज द राइट आंसर। VACC नहीं होती, VACUM नहीं होती, ये भी नहीं होती, इसलिए वैक्यूम की सही स्पेलिंग क्या, VACW। 8 का सही आंसर ए इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। सी इज वन ऑफ द पीपल, वो उन लोगों में से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई थिंक, जो मुझे लगते हैं, माइट बी, कॉमा लगा हुआ है आई थिंक पे, माइट बी गुड एट द जॉब। बताओ बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था। यहाँ एक थोड़ी सी गलती हुई टाइपिंग के। ये जो आई थिंक है, THING नहीं है, वो के है। आई थिंक मुझे लगता है, और फिर कॉमा लगा हुआ है। आई थिंक के बाद कॉमा, आई थिंक। वह लड़की उन लोगों में से, किन लोगों की बात की जा रही है, समझना ध्यान से, जो अच्छे हो सकते हैं। कौन, दे माइट बी गुड एट द जॉब। एक ये सब सेंटेंस या फिर क्लॉज है। हुज कब लगाते हैं, जब हमें किसी चीज का पजेशन दिखाया जाए, पजेशन, अधिकार दिखाया जाए, संबंध दिखाया जाए। हुम कब लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए। 2 दिन पहले मैंने पहले पेपर में कराया भी था। हु कब लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए। विच कब लगाते हैं, स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन में, एनिमल्स के लिए, कुछ पार्टिकुलर चीजों के। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है, रटना नहीं है। वो किसकी बात हो रही है, लड़के की। तो पहली बात तो नॉन लिविंग तो है नहीं, लड़की नॉन लिविंग तो है नहीं, तो विच तो आएगा नहीं, क्योंकि विच तो नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है भाई। हुज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई अधिकार नहीं बताया जा रहा है। यही वो लड़की है जिसके पिताजी कल डेथ हो गई है, तो हुज आ सकता था, क्योंकि पिताजी का संबंध बताया जा रहा है लड़की से, इसलिए हुज का प्रयोग भी नहीं होगा, ये पजेशन के लिए होता है। अब 2 ही ऑप्शन होंगे, बी और सी, हुम और हु। यह लड़की किन लोगों में से, मुझे ऐसा लगता है, यह सेंटेंस अलग है, घुमाने के लिए दे दिया गया है। जो हो सकती है, माइट बी गुड एट द जॉब, जो जॉब में अच्छी हो सकती है, तो कौन हो सकती है, वो लड़के की बात की जा रही है। ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस के लिए यहाँ पे होम आएगा कि हु आएगा। आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन, आने वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन हु का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस के लिए हु का प्रयोग किया जाएगा। 100% सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस है एरर। एरर कहां पर है ये बताइए। बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इंक्वायरी की थी उसकी, आई इंक्वायर्ड, इंक्वायरी की थी। वाई की वाई, वो क्यों नेग्लिजेंट है इन हिज, अपने पढ़ने में वो बेकार क्यों है। अरे भैया कितना सिंपल है, सेंटेंस की शुरुआत ही पास्ट इंडेफिनिट से हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से हुई है। मतलब बात अब की चल रही है कि पास्ट की चल रही है, पास्ट की चल रही है। ये इनडायरेक्ट स्पीच रहा होगा। आई आस्क्ड हिम, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, मैंने उससे पूछा। तो वाई, तो जब पहला सेंटेंस पास्ट में है, तो दूसरा प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, इसकी जगह पर 100% वाज आएगा। पूरी कहानी शुरुआत जब आपने किसी कहानी के पास्ट से करी है, मैं वहां रहता था, मैं ये करता था और ऐसा हुआ था, और फिर आप कह दो नहीं मेरे साथ अब ऐसा, ये नहीं हो सकता। शुरुआत की कहानी अगर पास्ट से चल रही है, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई है, तो बाकी की चीजें तो पास्ट में ही आएंगी। तो वाई ही इज सो होगा या वाई ही वाज सो होगा। बी पार्ट में गलती है। 10 का सही आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चे, 100% बी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ अननोन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है किसका, जो अननोन है, जिसके बारे में पता नहीं है, अनएडमिटेड है, जिसको किसी ने, अनऑथरशिप, किसी ने लिखाई का जिम्मा नहीं लिया है। कोई भी बुक, कोई भी लेटर, कोई भी जर्नल पत्र, कोई भी अखबार, कोई ऐसी चीज जिसके लेखक का नहीं पता हो, किसने लिखा है, ऑथरशिप किसके पास है, ये ना पता हो, उसको एक वर्ड में क्या कहा जाता है। बचपन से पढ़ रहे हैं, एनोनिमस। एनोनिमस माने लिख लो, ANOW, अननोन। और अननोन बंदा है कंप्लीटली,
और अनएडमिटेड ऑथरशिप। किसी बुक का लेखक पता ही नहीं है कौन है, उसको एनोनिमस बुक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चे? उसको एनोनिमस बुक कहा जाएगा। पता ही नहीं है जिसके बारे में, उसको एनोनिमस कहा जाएगा। और इनॉर्मस तो आपको पता ही होगा, कोई भी चीज जो वेरी लार्ज हो, बहुत विशाल हो, वेरी लार्ज, उसको कहा जाता है, ह्यूज को कहा जाता है। अनएनिमस किसे कहते हैं? एनिमस माने भिन्नता, अनएनिमस माने एक मत होना, एक मत होना, विचार बिल्कुल सेम होना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट होना, AGREEMENT, एग्रीमेंट होना, उसको अनएनिमस कहा जाता है। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये एनोनिमस है, ये अनएनिमस है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, ज्यूरी वाज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन। ज्यूरी में जितने भी जज थे, उन सबका डिसीजन एक मत था, तो उसको कहा जाएगा अनएनिमस। ये आंसर हो नहीं सकता, सारे एडजेक्टिव हैं। डेमागोग किसे कहते हैं? ये स्पेशली वो नेता है, ये वो लीडर है, इसको जन नेता भी कहा जाता है। ये वो नेता है जो लोगों की भावनाओं को भड़का के, लोगों को भड़का के और वोट लेता है या फिर इलेक्ट होता है बार बार, इसे डेमागोग कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हो जन नेता, और आप ये कह सकते हो जनता को भड़का के और कोई भी साम्राज्य, कोई भी वो स्थापित करना, कोई भी आंदोलन को शुरू करना, जनता की भावनाओं को भड़का के, जनता से इमोशनल सपोर्ट लेके, जनता से हंगामा करवा के, जनता को अपने पक्ष में लाकर और कोई भी हंगामा खड़ा करने को, ऐसे नेता को डेमागोग कहा जाता है। आजकल के नेता लगभग सारे ऐसे हैं। एनोनिमस समझ में आ गया? अ पर्सन और अ राइटर और अ ऑथर whose address is unknown, whose identity is unknown is defined as anonymous। याद रखना। तो आंसर क्या हुआ इसका? बी इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू टेक आइडम फ्रेज बताना, इडियम्स एंड फ्रेजेस सुना होगा, एक वर्ड आना, एक क्वेश्चन आना ही है। टू टेक अ लीफ, लीफ तो पत्ती को कहते हैं, आउट ऑफ समबडीज, किसी की किताब से एक पत्ती लेना, मतलब किसी की किताब से पत्ती ले रहे हो, मतलब किसी से कुछ सीखना, किसी को ऐसा मानना कि मैंने इससे जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है और इसलिए मैं इसकी चीजों को फॉलो करता हूं, तो ज्यादा सही का क्या होगा? किसी की चीजों को चुराना नहीं, चुराना नहीं हुआ। किसी दूसरे के जो स्टैंडर्ड है, रहन सहन, उसको कॉपी करना नहीं। टू फॉलो डिक्टेट ऑफ, किसी की डिक्टेट्स मतलब जो भी सिद्धांत है उनको मानना, केवल बस फॉलो करना। हो सकता था सी आंसर भी, लेकिन किसी को जब आप पॉजिटिव सेंस में रोल मॉडल मानते हैं, किसी के अच्छे कामों की बात होती है, याद रखना, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, ये तब किया जाता है जब आप किसी को पॉजिटिवली अपना कुछ मानते हो, क्योंकि आपने उससे बहुत कुछ सीखा होता है। सीखने पॉजिटिव के सेंस में, डिक्टेट्स नहीं। इसीलिए ए इज द राइट आंसर। तुमने किसी की किताब से एक पत्ती चुरा ली है, तो किताब का मतलब क्या हुआ? एक पत्ती ली है, इसका मतलब तुमने किसी की अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों को फॉलो किया है और फिर तुमने उसे एज अ रोल मॉडल की तरह ट्रीट किया, उसको कहा जाएगा इज द राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PQRS एक नंबर का 100% आ सकता है पेपर में। रीअरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है भाई। क्या है ये? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। शुरुआत हुई है, कलेक्टर ने ये बात कही थी, क्या कही थी, और खत्म हुई है, क्या कही थी? PQRS बता। यहाँ से शुरुआत हो रही है कि कलेक्टर, बहुत सिंपल है इसको करने का तरीका। यदि आप रीडिंग आपकी अच्छी है, इंग्लिश में सारा खेल पूरा सेंस और रीडिंग का है। यदि आपकी रीडिंग अच्छी है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी समझने की क्षमता। कलेक्टर ने आदेश दिया था क्या? कहाँ से शुरुआत करनी है? सप्लाई ऑफ वाटर, सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई। डैम शुड बी रिसीव्ड वाटर, डैम्स को पानी मिलना चाहिए अप टू अ पार्टिकुलर लेवल, यहीं से पता चल गया। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि जो बांध हैं उनमें प्रॉपर वाटर इतना रखो भाई, क्या करने के लिए? अप टू अ पार्टिकुलर लेवल तक पानी रखो, डैम में इतना पानी रखो कम से कम। क्या करने के लिए? ये पता करने के लिए कि बिना किसी दिक्कत के, अनइंटरप्टेड, बिना किसी बाधा के और सिंचाई के समय पर पानी की सप्लाई की जा सके। कलेक्टर ने बोला है कि डैम शुड बी, क्यू के बाद क्या आएगा? आर आएगा, क्यू के बाद आर आएगा और आर के बाद एस आएगा और एस के बाद क्या आएगा? पी आएगा। 100% इज द राइट आंसर। ये डैम को इतना पानी उसमें रखो, ये इंश्योर करने के लिए बिना किसी बाधा के। कब?
सिंचाई के टाइम पर, ठीक है ना, अप टू अ पार्टिकुलर लेवल टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर, सिंचाई में उसको पानी को यूज किया या लाया जा सके। ए इज द राइट आंसर 100%। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा। प्यारे बच्चे, कौन सा शब्द ऐसा है जो एडवर्ब है? कुछ बच्चे इतने महान हैं, किसी भी शब्द के पीछे बस एल वाई देखते हैं और कह देते हैं साहब ये भी एडवर्ब दिख रहा है, हेल्दी ये भी पता नहीं एडवर्ब सा ही दिख रहा है, लवली ये भी एडवर्ब दिख रहा है। अरे बेब, मैं ये साफ कर देता हूँ क्योंकि न तो ये एडवर्ब है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर ले ले, ठीक है। मैं ये साफ कर रहा हूँ जिससे तुम्हें समझा पाऊँ कौन क्या है। यहाँ से अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। प्यारे बच्चों, कवार्डली थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, आज के बाद लिख लेना प्यारे बच्चे। कवार्ड एक नाउन है, ध्यान रखना, कभी इसे एडजेक्टिव मत समझ लेना। और जब किसी नाउन में एल वाई जोड़ा जाए, जब किसी नाउन में एल वाई जोड़ा जाए तो वो एडजेक्टिव होता है, याद रखना। तो कवार्डली क्या हुआ? कवार्डली एक एडजेक्टिव हुआ प्यारे बच्चे। उसने एडवर्ब पूछा इसलिए ए आंसर हट गया, ए आंसर हट गया। फास्ट, ओहो फास्ट लिख लो, नहीं पता हो तो आंसर भी यही है। फास्ट एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है, लेकिन डिपेंड करता है। इंग्लिश में एक चीज और लिख लो, तुम जो रोजाना बोलते हो सर आज मैं बहुत फास्टली दौड़ा हूँ, फास्टली इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं, ये हम गलत बोलते हैं। फास्टली इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं, ये गलत बोला जाता है। फास्ट एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, उसने एडवर्ब पूछा, आंसर भी बिल्कुल हो सकता है। अभी ये बताऊंगा कब एडजेक्टिव होता है। हेल्दी क्या है? हेल्थ एक नाउन है और हेल्दी एक एडजेक्टिव है, लिखो ये भी आंसर नहीं। हेल्दी को लिख लेना, हेल्दी एक एडजेक्टिव है, हेल्दी वीमेन, हेल्दी मैन बोलते हैं, नाउन से पहले लगता है। लवली भी क्या हुआ? क्योंकि लव एक नाउन है और नाउन में एल वाई जुड़ रही है, इसलिए लवली भी एक एडजेक्टिव हुआ। जब किसी नाउन में एल वाई जुड़ेगी तो एडजेक्टिव, और जब किसी एडवर्ब में एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ेगी तो एडवर्ब कहलाएगा। प्यारे बच्चे, फास्ट क्या हुआ? फास्ट एक एडवर्ब हुआ। सर समझ में नहीं आया फास्ट कैसे काम करता है। लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ही रन्स फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। बताओ यहाँ फास्ट क्या है? और मैंने यही कह दिया, ही इज अ फास्ट रनर, वो बहुत तेज धावक है, तेज दौड़ने वाला है। अब मुझे बताओ यहाँ फास्ट दोनों, अरे बेवकूफो, यहाँ दौड़ने की बात बताई जा रही है, कितना तेज दौड़ता है फास्ट, यहाँ पर ये एडवर्ब हुआ और यहाँ बताया जा रहा है वो रनर कैसा है, नाउन से पहले फास्ट लग रहा है, यहाँ ये एडजेक्टिव हुआ। चलो लिख लेते हैं, जब नाउन से पहले फास्ट आ जाए कभी भी तो एडजेक्टिव होगा, और जब वर्ब के बाद आया वर्ब को डिफाइन करे तो ये एडवर्ब होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को प्यारे बच्चे? 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। ये थोड़ा गलत टाइप कर दिया है, यहाँ से क्वेश्चन है, ध्यान रखो। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हेलो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा। इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हेलो, वेयर आर यू गोइंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटरोगेटिव है और उसने पूछा ही सेड टू मी, तो सेड टू मी हेलो लगाइए, तो हेलो के लिए हमेशा ग्रीटेड लगाई जाती है। ही ग्रीटेड मी, हेलो हट जाएगा यहाँ से। जब भी हेलो आया हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, वो सीधी चेंज हो जाएगी ग्रीटेड में। हेलो आ रहा है, ही ग्रीटेड मी, उसने मुझसे क्या कहा, ही ग्रीटेड मी, उसने मुझसे कहा। और एंड और इंट्रोगेटिव वाक्य तो आस्क्ड, और क्या पूछा। बहुत सिंपल तरीके से 15 का आंसर फटाफट से बता दो भाई। कुछ ऑप्शन तो तुम हटाते नहीं हो, पता नहीं क्या करते हो। जब ग्रीट आ गई तो हेलो नहीं आ सकती, इसको हटाओ। जब ग्रीट आ गई तो हेलो नहीं आ सकती, हेलो था इसीलिए ग्रीट लगाई थे, तो ए और डी आंसर तो हट गए। अब हम चलते हैं, ही सेड टू मी, तो ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड, और पूछा। वेयर का वेयर हो जाएगा, यू चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई आ जाएगा, वेयर आई वाज गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। 100% सी इज द राइट आंसर, 100% सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मदन ने क्या किया? मदन ने इस कंपटीशन में पहली प्राइज को क्या किया होगा, बताओ, आंसर बताइए।
मदन ने इस कंपटीशन में पहली प्राइज को क्या किया गया होगा? पहले तो फ्रेजल वर्ब लिख लीजिए। कभी भी आपके पास में लिखो बियर अवे आए तो बियर अवे का मतलब होता है, लिख लो टू विन। टू विन मतलब जीतना, और टू गेट अ ट्रॉफी, TROPHY, टू गेट अ ट्रॉफी और रिवार्ड इन अ कॉम्पिटिशन। मैं स्पेशल बात बता दूं, बियर अवे एक फ्रेजल वर्ब है जो हमेशा किसी भी जीतने के काम आती है, ठीक है ना। टू विन के लिए यूज की जाती है। पास अवे तो हम बचपन से सुनना है, मेरे चाचा गुजर गए। पास हो गए मतलब पास अवे माने लिखो डाइड, मर जाना, कहते ना फादर हैज बीन पास अवे, ठीक है। सेट असाइड तो सुना होगा आपने, बागल अलग से रखना। टू सेव, कहते ना भाई मनी हमेशा अलग से रखो। टू सेव और टू डिस्कार्ड, या CARD, डिस्कार्ड। सेट असाइड कहते ना अलग से बचा के रखो रोजाना। महीने के 5,000 रुपए बचाओ, भले ही 50 रुपए बचाओ रोजाना, लेकिन जब महीने के लास्ट में वो 1500 होंगे तो एक बहुत बड़ी अमाउंट होगे। तो हमेशा पैसे बचा के रखने चाहिए। सेट असाइड का मतलब हो गया टू सेव और डिस्कार्ड, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा। पास अवे माने मर जाना। वाइल अवे का मतलब क्या होता है? बहुत ही आलस में समय को बर्बाद करना। लिखो टू स्पेंड टाइम वेस्टफुल, या टू वेस्ट द टाइम, सिंपल सा बात। समय की बर्बादी को वाइल अवे कहा जाता है। टू वेस्ट द टाइम इन अ आइडियल मैनर, और टू वेस्ट और टू स्पेंड द टाइम आइडियली मतलब बहुत आलस में जिंदगी को गुजारना। तो आंसर क्या हो गया? वोर अवे का मतलब है जीतना। यहाँ सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है? मोहन ने कंपटीशन में पहला प्राइज क्या किया होगा? बिल्कुल सही, जीता होगा। तो वी आर के वे का मतलब ये टू विन, और स्पेशली टू गेट अवार्ड और रिवॉर्ड, स्पेशली ना कॉम्पिटिटिव कंपटीशन। 16वां सही हो गया। 17वां बहुत अच्छा पैसेज है। सिंपल प्लस अच्छा पैसेज है। आप कैसे लगाओगे इसके आंसर? आप कहोगे तो मैं डायरेक्ट पढ़ के लगा सकता हूं, ऐसे हमेशा पैसेज का आंसर पढ़ के ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें 100% सही जाएगा। चलिए आपके सामने मैं पढ़ना शुरू करता हूं। एन ओल्ड मैन, पता नहीं किसी वृद्ध व्यक्ति की बात हो रही है। मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। एन ओल्ड मैन, दिख रहा है ना ये सब? एक ओल्ड व्यक्ति स्टील, इसने स्टील की रिम लगी थी किस पर? उसके चश्मों पे। चश्मों पे जो रिम लगी थी ये वाली स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल पहने थे। और क्या पहना था? वेरी डस्टी क्लॉथ, वेरी डस्टी क्लॉथ। यहीं से आंसर आ गया, लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, लीजिए। मैं पहले क्वेश्चन, वो व्यक्ति क्या पहना था? पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। व्हाट वाज, ये लीजिए, व्हाट वाज द ओल्ड मैन वियरिंग। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। केवल स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स थे? नहीं। ओल्ड शर्ट और पैंट थे? नहीं। वेरी डस्टी क्लॉथ्स थे? अकेला नहीं, दोनों मिला के स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स। डी इज द राइट आंसर। पहले का आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 18, मेंशन दोज, उन लोगों को भी बताओ जो ब्रिज को ह्यूमन बीइंग के साथ, इंसान, पुरुष और आदमियों के साथ, और कौन कौन थे जो ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, मतलब पुल को पार कर रहे थे। मैं अभी बता देता हूँ, पैसेज पे चलता हूँ। ऐसा कौन सी और चीजें थी जो इंसानों के साथ साथ पुल को पार कर रही थी? देयर वाज अ पेंटून, एक पेंटून ब्रिज था अक्रॉस, कहां पर? अक्रॉस द रिवर, नदी के किनारे। और कौन कौन जा रहा था? बाय द साइड ऑफ द रोड देयर वाज अ पेंटून ब्रिज था क्रॉस। और कौन कौन जा रहा था? कार्ट, बैलगाड़ी, ट्रक जा रहे थे, मैन जा रहे थे, वीमेन जा रहे थे, और बच्चे उसको पार कर रहे थे। तो देखो ह्यूमन बीइंग के अलावा और कौन था? मैन ह्यूमन बीइंग में आ गया, वीमेन ह्यूमन बीइंग में आ गया, बच्चे ह्यूमन बीइंग में आ गए। इनके अलावा कार और ट्रक भी थे, कार्ट, बैलगाड़ी और ट्रक भी थे। तो आंसर क्या हुआ बताओ? इंसानों के अलावा और कौन कौन था? घोड़े या खच्चर नहीं थे, कार्ट और ट्रक थे। ये आंसर आ गया। कौन कौन था जो ब्रिज को क्रॉस कर रहा था? सी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन सर क्या है बताइए? मेंशन दोस्त, ये तो हो गया 18। 19वां क्वेश्चन ये रहा, लीजिए। मैकडोनाल्ड की, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, गलत टाइप हुआ है यहाँ पे। ये दूसरा पैसेज टाइप हुआ है। यहाँ इस क्वेश्चन को मैकडोनाल्ड, ये पिछला पैसेज टाइप हुआ है, गलती है। मैकडोनाल्ड की फिलोसॉफी नहीं पूछी गई है। यहाँ पूछा गया कि कौन उनकी मदद कर रहा था गाड़ियों को खींचने में। ठीक है, गाड़ियों को खींचने में जो कार्ट थी, बैलगाड़ी, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, कार्ट, और जो उनको खींचने में कौन मदद कर रहा था, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन में चलते हैं, कौन मदद कर रहा था। चलिए, गलत टाइप कर दिया क्वेश्चंस, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कौन खींच रहा था। द म्यूल ड्रोन, जो म्यूल खच्चर थे,
खींचे जा रहे थे कार्ट को, स्टेगर्ड अप टू द स्टील बैंक फ्रॉम द रिवर के किनारे से, पुल के किनारे से, विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील। कौन हेल्प कर रहा था उनकी? जिन गाड़ियों को खच्चर और गधे घोड़े खींच रहे थे, उनकी हेल्प कौन कर रहा था निकालने में? सोल्जर्स हेल्प कर रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आंसर हो जाएगा हेल्प करने वाला कौन? मतलब हु वर हेल्पिंग टू द म्यूल्स टेकिंग द कार्ट्स अलोंग द ब्रिज। तो 100% यहाँ सोल्जर्स आंसर आएगा। यही क्वेश्चन था कि कौन हेल्प कर रहा था। डी इज द राइट आंसर, सोल्जर हेल्प कर रहे थे। और 20वां क्वेश्चन लास्ट में चलते हैं। वेयर वॉज द मैन सिटिंग? वो बूढ़ा व्यक्ति कहां पर बैठा हुआ था? वेयर वॉज द ओल्ड मैन सिटिंग? वो बूढ़ा व्यक्ति कहां पर बैठा हुआ था? चलो मैं बता देता हूं, फिर से आंसर देखो पैसेज में। वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा था बाय द साइड ऑफ द रोड। बाय द साइड ऑफ द रोड, सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। कितना आसान है। तो यहाँ लास्ट में हम गए, वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था भाई ऑन द कार्ट, कार्ट में बैठा था बैलगाड़ी में। वो पुल पर बैठा था बाय द साइड ऑफ द रोड। 100% सी इज द राइट आंसर, कोई डाउट ही नहीं। 100% सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, पेपर कैसा लगा ये आपको बताना पड़ेगा। यदि आप कमेंट में नहीं बताओगे तो फिर सीरीज को कंटिन्यू करना टफ हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। और इस पीपीटी की, इस पेपर की पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप इसको देखकर पहले सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड जय हिंद।